हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था हीमोडायलिसिस के बारे में और उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आज अपन डिस्कस करेंगे वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस लगभग फंक्शनली सिमिलर है, दोनों का सेम एक्शन है, बट कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे पेशेंट हीमोडायलिसिस नहीं कर सकते या अनेबल टू परफॉर्म हीमोडायलिसिस। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की कि पेरिटोनियल डायलिसिस होता क्या है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस का जो मेन गोल है, पेरिटोनियल डायलिसिस या इसको शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं पीडी। तो इसका जो मेन गोल है, मेन गोल ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस इज टू रिमूव टॉक्सिन, वेस्ट and excess water from body। ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी प्रॉपर वर्किंग नहीं है, उन पेशेंट की बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट या टॉक्सिन या फिर जितना भी एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करने के लिए हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस नहीं कर पा रहे तो उसके कंपेयर में। तो ऐसी कंडीशन जहां पे पेशेंट unable or unwilling for hemodialysis, अगर पेशेंट अनविलिंग है हीमोडायलिसिस के लिए और हीमोडायलिसिस, देन पेरिटोनियल डायलिसिस में परफॉर्म। इसके अंदर एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी होती है कि पेशेंट की पेरिटोनियल डायलिसिस को कंटिन्यू रखने के लिए पेशेंट क्या होना चाहिए, हीमोडायनेमिकली स्टेबल होना बहुत ही जरूरी है। आपको पेरिटोनियल डायलिसिस को कंटिन्यू करने के लिए पेशेंट का हीमोडायनेमिकली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसी कंडीशन जहां पे पेशेंट अनविलिंग है हीमोडायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट के लिए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसका मेन गोल, टू रिमूव एक्सेस वाटर एंड उसके अलावा हीमोडायलिसिस की बात करें तो उसके अंदर जो फ्लूइड है वो बहुत सडनली रिमूव किया जाता है, बहुत ज्यादा सडनली इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है वो कम होता है और उसकी वजह से पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है, अपन ने देखा था। बात करें पेरिटोनियल डायलिसिस में, तो उन पेशेंट में पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म करने से जो सडनली फ्लूइड रिमूव होने की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे थे वो इसमें क्या देखने को मिलेंगे, आपको लेस सीवियर देखने को मिलेंगे। तो लेस सीवियर symptoms of removing sudden excess water and electrolyte by hemodialysis। यहाँ पे जो सिम्टम होंगे हीमोडायलिसिस के थ्रू जो हम सडन एक्सेस वाटर रिमूव करते हैं, उन सारे सिम्टम यहाँ पे क्या रहेंगे, लेस सीवियर आपको देखने को मिलेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर। इसलिए हम ऐसे पर्सन जिनमें ज्यादा सीवियर सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे हेपरिन यूज करने की वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे हीमोडायलिसिस के दौरान जो अपन हेपरिन यूज करते हैं, जैसे कार्डियक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट, इनमें हेपरिन क्या हो सकता है, हेपरिन कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो ऐसे पेशेंट में भी हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको इतना ज्यादा हेपरिन यूज करने की जरूरत नहीं होगी। तो हीमोडायलिसिस की वजह से, हेपरिन की वजह से अगर पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट में पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस होती क्या है, कैसे पर्सन का फ्लूइड इसमें रिमूव किया जाता है, कैसे पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म की जाती है। तो आपकी जो पेरिटोनियल कैविटी है, बात करें उसकी, तो बहुत ही लार्ज कैविटी है जो जिसके अंदर अपन फ्लूइड फिल्ड कर सकते हैं, बहुत लार्ज, अराउंड 10 to 15 लीटर फ्लूइड आपकी कैविटी में फिल्ड कर सकते हैं। तो जो पेरिटोनियल कैविटी है
बात करें जैसे ये पेरिटोनियल केविटी है, इस केविटी के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स सारे जीआईटी के ऑर्गन सब कुछ इसके अंदर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे इस पेरिटोनियल केविटी के अंदर, और इस कैथेटर के थ्रू डायलिसेट फ्लूइड को हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, और इसी कैथेटर के थ्रू हम वापस एक और ड्रेन सिस्टम बैग लगा के फ्लूइड को वापस क्या कर लेंगे, नीचे कलेक्ट कर लेंगे, और फ्लूइड अपन इसके अंदर भर के कुछ टाइम के लिए रखेंगे। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, ये क्या है आपकी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है यहाँ पे। इस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का ही मेन रोल होता है इस पेरिटोनियल डायलिसिस में। ये क्या करती है, एक्ट एज ए पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि पेरिटोनियल केविटी के अंदर जो पेरिटोनियल डायलिसिस अपन करते हैं उसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कौन करती है, तो आंसर होगा आपका जो पेरिटोनियल केविटी के जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है। अराउंड अगर अपन बात करें तो 6 to 8 आवर्स अगर अपन पेशेंट को हेमोडायलिसिस करते हैं, हेमोडायलिसिस, और इसके इक्वल होता है अराउंड 36 to 48 आवर्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो अगर अपन देखें अगर 6 से 8 घंटे हेमोडायलिसिस करी तो उसके इक्वल आपको 36 से 48 आवर्स क्या करना पड़ेगा, पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे, तभी दोनों का जो फंक्शन है वो क्या होगा, इक्वल आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अभी प्रोसीजर कैसे हम परफॉर्म करते हैं, क्या क्या इसके अंदर यूज करते हैं, क्या क्या कैसे ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, देखते हैं वन बाय वन कैसे इस प्रोसीजर में अपन क्या क्या करते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयरिंग द पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आपको क्या करना है, प्रिपेयरिंग द पेशेंट। प्रिपेयर करने में आपको पेशेंट को पूरा प्रोसीजर जो है वो समझाना पड़ेगा, कैसे कैसे हम डायलिसिस परफॉर्म करेंगे, क्या क्या कंडीशन उसमें आपको देखने को मिलेगी। तो वो सारा हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, सब कुछ उसको समझाना पड़ेगा, क्या क्या उसको इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन या क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो हम सब पेशेंट को पहले इन्फॉर्म करेंगे। तो वो सारा हम क्या करेंगे, पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे स्टार्टिंग के अंदर। बात करें दूसरा सेकंड, तो बी सेकंड अपन क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट। प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग डायलिसिस, उन सारे इक्विपमेंट का आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। इसके अंदर पहले तो आपको कुछ ड्रग्स की जरूरत पड़ सकती है, तो ड्रग्स से सामान रखनी है, जैसे मे बी हेपरिन ट्यूबिंग्स जो है उनको क्लॉटिंग से बचाने के लिए हेपरिन की जरूरत पड़ेगी। पेरिटोनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ सकती है, एंटीबायोटिक जरूरत पड़ सकती है। एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स आपको रखनी पड़ेगी। उसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस पोटेशियम का लेवल कम हो सकता है सडनली, तो उसकी वजह से पोटेशियम के इफेक्ट को वापस तुरंत पोटेशियम देना पड़ सकता है। तो KCl आपको जरूरत पड़ेगी, पोटेशियम क्लोराइड, तो वो आपको रखना पड़ेगा। तो ये सारी ड्रग आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रिपेयर रखनी पड़ेगी। ड्रग्स के साथ में जो डायलिसिस फ्लूइड जो अपन केविटी के अंदर इंसर्ट करेंगे, डायलिसिस फ्लूइड, और आपको जरूरत पड़ेगी डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड हम हमेशा बॉडी टेम्परेचर के ऊपर आपको देना है, उसको थोड़ा वार्म करना है, कोल्ड आपको फ्लूइड नहीं देना है। अगर आपने कोल्ड फ्लूइड दिया तो वो क्या हो जाएगा, पेशेंट को एब्डोमिनल क्रैम्प्स कोज करेगा, एब्डोमिनल पेन होगा, मसल्स क्रैम्प हो सकती है। तो आपको क्या करना है, डायलिसिस फ्लूइड को क्या करना है, डायलिसिस फ्लूइड शुड बी वार्म at body temperature to prevent abdominal cramps या abdominal pain। उसके साथ में एक और बेनिफिट आपको मिलेगा यहाँ पे,
कि जब आप पेशेंट को इस डायलिसिस फ्लूइड को वार्म करके दोगे तो वार्म फ्लूइड जो है जब आपकी पेरिटोनियल कैविटी में जाएगा, जैसे ये पेरिटोनियल कैविटी है, इसके अंदर जब आप वार्म फ्लूइड इंसर्ट करोगे, पेरिटोनियल कैविटी है, इसके अंदर आपने वार्म फ्लूइड डाला और यहाँ से जो ब्लड वेसल्स जा रही है, जो भी ब्लड वेसल्स है इसके अंदर पेरिटोनियल के अंदर, जब वार्म फ्लूइड देंगे तो पेरिटोनियल कैविटी के जो ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाएगी, वेसो डायलेशन होगा। तो ये वेसल्स क्या हो जाएगी, डायलेट होके लार्ज हो जाएगी इस तरह से। और जब वेसल्स डायलेट होगी तो इसकी वजह से यहाँ ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज ब्लड सप्लाई आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगी। पेरिटोनियल की तरफ ब्लड क्या हो जाएगा, ज्यादा हाई अमाउंट में आएगा, और हाई अमाउंट में ब्लड आएगा तो चांस ऑफ क्लियरेंस, जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस होगा, वेस्ट प्रोडक्ट का क्लियरेंस होगा, वो क्या देखने को मिलेगा, आपको हाई क्लियरेंस मिलेगा, ज्यादा क्लीन होगा ब्लड, तो वो भी एक बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो इंक्रीज वार्म फ्लूइड और क्या कर सकता है, इंक्रीज क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्रिएटिनिन और अदर वेस्ट प्रोडक्ट का क्लियरेंस भी ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो आपको इसलिए फ्लूइड क्या करके देना है, वार्म करके देना है पेशेंट को, ताकि आपको ज्यादा ब्लड मिले पेरिटोनियल को, प्लस आपको और दूसरा फायदा क्या मिलेगा, क्रैम्प्स होना और पेन होने के चांसेस भी क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो ये आपको ड्यूरिंग इक्विपमेंट प्रिपरेशन में ध्यान रखना है। अब उसके बाद पेशेंट को जो कैथेटर है वो इंसर्ट करते हैं अपन। जो कैथेटर आता है वो अलग अलग टाइप के कैथेटर आते हैं, जो कभी कभी नाम पूछ लेते हैं आपको, तो नाम आपको याद रखना है। इंसर्टिंग द कैथेटर, कैथेटर इंसर्शन, कैथेटर इंसर्शन। कैथेटर जो अलग अलग टाइप के आते हैं, इसके अंदर कुछ कैथेटर है जैसे टेक्नॉप, स्वान कैथेटर, उसके अलावा एक कैथेटर क्रंस कैथेटर। ये कैथेटर कुछ कैथेटर के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ये कैथेटर आपको ड्यूरिंग जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उस टाइम अपन यूज करते हैं। ये कैथेटर जो होते हैं ये सिलिकॉन कैथेटर होते हैं, सिलिकॉन। और इन कैथेटर के अंदर आपका जो एक स्पेसिफिक लाइन आती है जिसको अपन बोलते हैं रेडियो ओपेक लाइन, आपको मिलेगी इसके ऊपर, रेडियो ओपेक लाइन आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगी, ताकि आप इसकी लोकेशन एक्सरे के थ्रू क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। इस कैथेटर के 3 पार्ट होते हैं, कैथेटर के 3 पार्ट होते हैं। जो कैथेटर है उसके 3 पार्ट रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे पेरिटोनियल कैविटी है, ये पूरी पेरिटोनियल कैविटी जिसके अंदर आपकी सबक्यूटेनियस लेयर, ऊपर ये मस्कुलर लेयर, और अंदर आपकी ये क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। ये आपकी अंदर वाली जो लेयर है ये मस्कुलर लेयर, और बाहर क्या है आपका सबक्यूटेनियस लेयर, और अंदर बाहर आपकी एक्सटर्नल स्किन। तो जो कैथेटर है वो इसके 3 पार्ट होते हैं कैथेटर का। पहला पार्ट जो इस कैथेटर को हम इंसर्ट करते हैं, जैसे ये कैथेटर आपने पेशेंट को डाला तो इसको हम इस तरह से डालते हैं पेशेंट को। ये आपका कैथेटर है, इसको आपने इंसर्ट किया ऐसे। तो पहला पोर्शन जो कैथेटर का कहाँ है, इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर है, वो पार्ट हो गया आपका पहला। तो यहां से लेके ये पार्ट आपका, यहां से लेके ये वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियल पार्ट, इंट्रापेरिटोनियल पार्ट। दूसरा पार्ट है ये, यहां से लेके यहां इस लेयर के बीच में जो है ये सबक्यूटेनियस एंड पार्ट एंड टनल जो है वो मसल्स के बीच में रहेगी, और जो सबक्यूटेनियस पार्ट में है वो सबक्यूटेनियस कैथेटर। और तीसरा पार्ट है जो बाद में आपका एक्सटर्नल कैथेटर या एक्सटर्नल पार्ट हो गया, ये एक्सटर्नल पार्ट। तो ये 3 पार्ट है इसके, एक्सटर्नल जो बाहर है, इंटरनल जो अंदर है इंटरपेरिटोनियल, और जो मसल्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू में है वो सबक्यूटेनियस एंड मस्कुलर पार्ट आपका। यहाँ पे 2 कप पाए जाते हैं, 2 कप प्रेजेंट होते हैं जो इस कैथेटर को फिक्स करने का काम करते हैं। ये कप यहाँ प्रेजेंट होते हैं। पहला कप जो होता है सबक्यूटेनियस कप, जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये कप होते हैं डेक्रोन के कप होते हैं, डेक्रोन कप जो इस कैथेटर को फिक्स रखेंगे। और दूसरा कप जस्ट मसल से जस्ट पहले यहाँ पे आपको प्रेजेंट रहेगा, तो ये सेकंड कप आपका मसल्स के पास में। तो ये इस तरह से कैथेटर होता है, एक्सटर्नल कैथेटर, इंटरपेरिटोनियल, और आपका ये सबक्यूटेनियस एंड टनल। इसके थ्रू हम जो पेशेंट का जो आपका
फ्लूइड है उसको कलेक्ट करेंगे और फ्लूइड जाएगा, फिर इसी के थ्रू हम बाहर निकाल के कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से पेरिटोनियल डायलिसिस परफॉर्म की जाती है। पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर जो मैकेनिज्म है वो पूरा मैकेनिज्म हम ग्रेविटी को यूज करते हैं, ग्रेविटी के थ्रू ही फ्लूइड इंसर्ट करते हैं और ग्रेविटी के थ्रू ही फ्लूइड को बाहर निकालते हैं। तो ये थे कैथेटर के पार्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैसे हम परफॉर्म करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस या एक्सचेंज। परफॉर्म कैसे होता है? परफॉर्मिंग द एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर जो आता है वो तीन चीज आती है। पहला तो आपको फ्लूइड को क्या करना होगा, इंसर्ट करना है, कैविटी के अंदर इन्फ्यूजन करना है। तो इस एक्सचेंज कंटेन 3 पार्ट, इन्फ्यूजन, ड्वेल टाइम और तीसरा होगा आपका जिसको अपन बोलेंगे ड्रेनेज, बाहर निकालना। तो तीनों को मिलकर अपन क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। इन्फ्यूजन करने के लिए आपको अराउंड 5 to 10 मिनट का टाइम लगेगा। फ्लूइड को इन्फ्यूज करने के लिए, डायलिसिस फ्लूइड को इन्फ्यूज करने के लिए 5 to 10 मिनट का टाइम होता है। 5 to 10 मिनट में अराउंड 2 to 3 लीटर डायलिसिस क्या करते हैं अपन, इन्फ्यूज करते हैं आपके पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो याद रखना है, टाइम पूछा जाता है कभी कभी कि डायलिसिस फ्लूइड को इन्फ्यूज करने के लिए कितना टाइम होता है। तो 5 to 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट तक जा सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है। ड्वेल टाइम यानी जो कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा है वो एक्सचेंज, जो आपके मटेरियल जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको चेंज करने के बाद जो कितना टाइम लगेगा, वो फ्लूइड कितनी देर तक कैविटी में प्रेजेंट रहेगा, उस टाइम को अपन बोलते हैं ड्वेल टाइम। ये रहता है मिनिमम 30 मिनट टू हावर्स, कितने भी हावर्स हम रख सकते हैं इसको। 30 मिनट मिनिमम है, 30 मिनट के बाद आप उसको निकाल सकते हैं। उसके बाद हावर्स 1 आवर 2 आवर 10 आवर रख सकते हैं अपन। और उसके बाद ड्रेनेज होने में आपको अराउंड 10 to 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो 10 से 20 मिनट में आप सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा ग्रेविटी के थ्रू। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने जो फ्लूइड इंसर्ट किया है वो फ्लूइड का अमाउंट जितना आपने डाला उससे अगर कम फ्लूइड आ रहा है तो क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में अगर फ्लूइड का अमाउंट जो अपन ने डाला है उससे लेस फ्लूइड अगर ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज अमाउंट इज लेस देन इन्फ्यूजन, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, साइड टू साइड पोजीशन चेंज करनी। नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप क्या करेंगे, पेशेंट को साइड टू साइड चेंज करना है। तो पेशेंट की क्या करना है, साइड टू साइड पोजीशन, अगर जिस पोजीशन में था उससे अपोजिट साइड में उसको टर्न करना है, ताकि अगर किसी कैविटी में एक्यूमुलेट हो रखा है फ्लूइड तो वो अदर पोजीशन करने से बाहर आ जाएगा। तो साइड टू साइड उसको टर्न करना है अगर फ्लूइड कम आता है तो। अगर आपका फ्लो रेट है वो वापस ड्रेनेज करते टाइम स्लो आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या करना है, तो मे भी हो सकता है जो कैथेटर है वो क्या हो गया, वो किंक हो गया है। तो आपको क्या करना है, चेक द कैथेटर। अगर फ्लूइड फ्लो रेट ड्रेनेज का कम है तो क्या करना है, चेक फॉर किंक। किसी टाइप का कोई किंक तो प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए आपको क्या करना है, चेक करना है। उसके अलावा जो फ्लूइड ड्रेनेज आएगा वो ड्रेनेज क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। ड्रेनेज कैसा होना चाहिए, ये कलरलेस या फिर अपन बोल सकते हैं स्ट्रो कलर, कलरलेस या स्ट्रो कलर होना चाहिए। डार्क कलर या रेड कलर या और किसी अदर कलर का नहीं होना चाहिए, वो अदर कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो आपका फ्लूइड का ड्रेनेज का कलर कैसा रहेगा, कलरलेस या स्ट्रो कलर रहेगा, अदर कलर आपको देखने को इसमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम परफॉर्म करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। बात करें इसके अंदर इसके कॉम्प्लिकेशन की, समटाइम क्या होता है कि एक्सेस फ्लूइड अगर बहुत ही ज्यादा है तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, डेक्सट्रोज यूज करते हैं। पेशेंट में क्या यूज करते हैं अपन, इन्फ्यूजन के साथ अपन क्या मिला देते हैं यहाँ पे, डेक्सट्रोज। और जब डेक्सट्रोज पेशेंट को इन्फ्यूज करेंगे तो डेक्सट्रोज एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से जो आपका डायलिसिस रेट है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा और जितना भी फ्लूइड बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो सारा आपके पेरिटोनियल कैविटी में आके बाहर निकाल देंगे। तो अगर बहुत ही ज्यादा फ्लूइड अगर बॉडी में प्रेजेंट है, एक्सेस फ्लूइड है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, डेक्सट्रोज भी यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस। ये सारा था डायलिसिस के बारे में, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है इसके कॉम्प्लिकेशन पे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के। कॉम्प्लिकेशन की बात करें
कॉम्प्लिकेशन, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, तो आंसर होगा पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। याद रखना है, पेरिटोनाइटिस द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि जहां अपन ने कैथेटर डाला वहां से क्या हो सकता है, पेरिटोनियल कैविटी से लीकेज हो सकता है। उसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग होने के चांसेस तब ज्यादा रहेंगे मोस्टली, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर रनिंग है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली फीमेल के अंदर, उसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वहां से आरबीसी जो क्या हो सकती है, यूट्रस और आपके फेलोपियन ट्यूब से लीक आउट होके आपके पेरिटोनियल कैविटी में आ सकती है, और वो किसके अंदर मिक्स हो सकती है, ब्लड आपके फ्लूइड में मिक्स हो जाएगा, तो रेड कलर फ्लूइड आ सकता है। तो ब्लीडिंग हो सकती है मेंस्ट्रुअल फीमेल में, तो ये भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आपको याद रखना है, पेरिटोनाइटिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये सब था पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, जिसको अपन ने डिटेल में देखा। अगर आपको किसी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप क्वेश्चंस कमेंट में जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी एमसीक्यूज हैं इनसे रिलेटेड, वो टॉपिक भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।